हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिक्स का टॉपिक मैग्नेटिज्म यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म यूनिट को हम कुछ पार्ट्स में कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। हमारी ये सभी वीडियोस हमारे यूट्यूब के चैनल प्राइम एकेडमिक्स पर अपलोड होगी, एज वेल एज हमारी ऐप पर भी अवेलेबल होगी सारी वीडियोज़। तो चलिए फिर अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो मैग्नेटिज्म है, और इसमें हम कुछ टॉपिक मैंने पहले से रीफ्रेम करके रखे हैं जो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। तो हमारा जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म वो स्टार्ट होता है बायो-सेवर्ट लॉ से। लेकिन अगर आप बायो-सेवर्ट लॉ से पहले की बात करें तो बायो-सेवर्ट लॉ से पहले हम लोग जो बात करते हैं वो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो साइंटिस्ट एक ऑर्स्टेड ने बताया था कि अगर हम क्या करें, एक ये मैंने एक क्लोज्ड सर्किट ले लिया है और इसमें ये की लगी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेयोस्टैट लगा हुआ। रेयोस्टैट जो होता है वो रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेल लगा रखा हमने, पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर आप क्या करते हैं, इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखें, ठीक है ना। चाहे आप इस मैग्नेटिक कंपास को बिलो दी वायर रखें, चाहे अबव दी वायर रखें। तो साइंटिस्ट ऑर्स्टेड का ये एक्सपेरिमेंट था जो मैं बता रहा हूँ, ये आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ा था कि ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि अगर किसी क्लोज्ड सर्किट में हम करंट को पास करें और उस करंट कैरिंग वायर के पास में हम मैग्नेटिक कंपास को रखें, तो हमारा मैग्नेटिक कंपास जो है वो क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। उसका डिफ्लेक्शन देखने के लिए हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इधर मैंने मान लिया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, इधर नीचे हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो हमारा कंपास अगर बिलो दी वायर है, ठीक है ना, तो हम यहाँ से देखें कि जैसे ही हम सेल को हमारे ऑन करेंगे तो करंट हमारा फ्लो करेगा, और करंट की जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है। तो मेरा जो मैग्नेटिक कंपास होगा उसमें डिफ्लेक्शन होगा टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है ना। यार हमें डिफ्लेक्शन वाली सारी चीज़ें हम लोग ने क्लास 10 में पढ़ी हुई है। हमें मेन हमारा जो कंसर्न है वो ये कंसर्न है कि यहाँ पर करंट से क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि करंट से क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हमारा मैग्नेटिक कंपास क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। यानी हमें ये समझ में आ गया कि करंट से प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब साइंटिस्ट जो ऑर्स्टेड थे उन्होंने यही कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया। क्या, उन्हीं के कंक्लूजन्स को बायो-सेवर्ट ने ड्रॉ किया। तो हम एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, ये एक वायर है, इसमें करंट मान लेते हैं फ्लो कर रहा है आई। तो बायो-सेवर्ट का कहना यह था कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट से जनरेट होगी वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे अगर फैक्टर्स की बात करें, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है करंट पर। करंट को हमने आई ले लिया है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी मान लिया। अब अगर इस कंडक्टर की हम लेंथ, स्मॉल लेंथ डीएल लेते हैं और इस लेंथ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को चेक करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारी इस स्मॉल लेंथ डीएल पर भी डिपेंड करेगी। अब क्योंकि लेंथ हम स्मॉल ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, स्मॉल होगी। दूसरी बात, हम पॉइंट किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। मान लिया हम इधर एक पॉइंट मैंने पी माना है जहां पर मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, और ये पॉइंट हमारा इस लेंथ एलिमेंट से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और डिस्टेंस इसकी कितनी, पॉइंट पी की यहाँ से आर है। इस डीएल को हम लेंथ एलिमेंट बोलते हैं और इस आर को हम रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो लेंथ एलिमेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आप देख रहे हैं कितना है, थीटा है। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो डिपेंड करेगी साइन एंगल ऑफ थीटा पर, और यही मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी इनवर्सली स्क्वायर के। जैसे फोर्स इनवर्सली स्क्वायर पर डिपेंड करता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है आर पे। तो इन चारों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो कंबाइन करने पर हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हो जाएगी। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये जो मैंने फॉर्म लिखी है बायो-सेवर्ट लॉ की फॉर्म है, ठीक है ना। और इसको हम वेक्टर फॉर्म नहीं बोलेंगे, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने डी एल साइन थीटा को डी एल साइन थीटा ही लिख लिया। देख रहे हैं आप, जो मैंने सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वही सेम फॉर्मूला मैंने वहां पर भी लिख दिया है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में आर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और आर से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो आर स्क्वायर इंटू आर बन जाएगा आर क्यूब, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब। और आप ए बी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, जैसा कि हम लोग ने क्लास 11 में वेक्टर में पढ़ा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्वांटिटी हमें कैसे मिलेगी, वेक्टर मिलेगी। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई और ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी बायो-सेवर्ट लॉ की।
अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में 4 पाई में समझ में आ रहा है, ये म्यू नॉट क्या है? इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हम बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते थे तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स के फॉर्मूले में जो कांस्टेंट आता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहां पर एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे म्यू नॉट है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यूनिट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिकली बायो सेवर्ट लॉ है। हमें वेक्टर फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, हमारे बोर्ड एग्जाम में ये वेक्टर फॉर्म में भी आती है, और वेक्टर फॉर्म में बेस्ड हमारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में भी मिलते हैं। ये हमारी बायो सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड की आपकी स्केलर फॉर्म होगी। अच्छा, मेन चीज जो हमें समझना था कि ये जो फॉर्मूला है उसमें आप देख रहे हो यहाँ पे dl क्रॉस r आ रहा है। एक्चुअल में जो थीटा आप देख रहे हो वो लेंथ एलिमेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है, वो ये थीटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए, अगर आप बात कि अगर आप ये पॉइंट भी इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर मान लें तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, और जब ये एंगल 90 डिग्री बनेगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन यही पॉइंट भी हम यहाँ ना लेकर अगर यहाँ पर ले लेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, बिकॉज अब ये जो रेडियस वेक्टर है ये लाई कर गया लेंथ एलिमेंट पर, दोनों आपस में हो गए पैरेलल, और पैरेलल हो जाने की वजह से एंगल इनके बीच में बनेगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री एंगल बनने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना है तो थीटा परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी लेंथ एलिमेंट और रेडियस वेक्टर का, और अगर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम चेक करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम अलोंग दी वायर ही होगी, वायर पर ही होगी। ठीक है, आप इसको स्क्रीन पॉज करके ये नोट भी कर सकते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ समझने के बाद हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला लगता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और हम लोग अभी आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं और ये वेक्टर फॉर्म निकाल चुके हैं। अब हमें इसके बारे में समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन को देखने के लिए हम मेनली दो रूल हम यूज कर सकते हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं या तो राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल के बारे में आप अवेयर ऑलरेडी है, आपने क्लास 10 में इस रूल को पढ़ा है, ठीक है ना। आप इमेजिन कर लें कि आप अपने हैंड में करंट कैरिंग वायर होल्ड किए, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ, तो यहाँ पे थंब जो है हमारा वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज अपवर्ड। तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स इंसर्कल्ड होंगी वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देख रहे हैं आप, करंट जा रहा है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारे फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल कर ली उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो करंट चल रहा है स्ट्रेट लाइन में तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई एंटी क्लॉकवाइज। सेम मैनर में करंट अगर डाउनवर्ड होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होती। यहाँ पर आप देख रहे हैं, बना के देख सकते हैं, करंट जा रहा है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, एक रूल और हमारे काम आ सकता है जो कि है राइट हैंड पाम रूल। अगर हम राइट हैंड पाम रूल को समझते हैं तो मैं ये एक टेबल बना लेता हूँ। सारी चीजें हमें इमेजिन करनी है कि इस टेबल पे एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। एक पॉइंट पी हमने यहाँ पर माना है, इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आपको क्या करना है, इस राइट हैंड थंब से इस वायर में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, तो थंब से आप करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर देंगे। ये हमारी 4 फिंगर्स जो बाकी बचे हुए हैं वो उस तरफ खुलेंगी जिस तरफ हमारा पॉइंट पी है, तो ये 4 फिंगर्स हमारी पॉइंट पी की तरफ होंगी। तो जिस डायरेक्शन में मेरा ये पाम फेस करेगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। आप देख रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा प्लेन ऑफ बोर्ड पे ही ये प्लेन रखा हुआ है, करंट जा रहा है ऊपर, पॉइंट पी इधर है, तो पाम मेरा किधर फेस कर रहा है, आपकी तरफ फेस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। आप इस तरीके से करके देख लें, ठीक है। सेम मैनर में अगर पॉइंट पी यहाँ ना होकर इस तरफ होता, मान लेते हैं पॉइंट पी डैश है इस तरफ है, तो करंट तो अभी ऊपर जा रहा है लेकिन फिंगर्स को मुझे उस तरफ खोलना है जिस तरफ पॉइंट पी है, तो हम अपने फिंगर्स को इस तरफ, करंट को कांस्टेंट रख के फिंगर्स हमने उस तरफ खोल दी। अब मेरा पाम कहाँ फेस कर रहा है, इनटू दी प्लेन फेस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनवर्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इससे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एस्टिमेट कर सकते हैं। चाहे आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं, चाहे आप राइट हैंड पाम रूल लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी आपकी, ठीक है ना। बस देखिए डिफरेंस इतना सा आता है कि यहाँ पर हम जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमें राइट हैंड थंब रूल से सर्कुलर मिलती है, ठीक है ना, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बट इस राइट हैंड पाम रूल से हम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगी या फिर आउटवर्ड होगी। तो अगर आप वापस इस बायो सेवर्ट लॉ को देखें, जिस तरीके से हमने पहले पॉइंट पी इधर मान रखा था, तो हमारा करंट जा रहा है ऊपर,
पॉइंट पी हमारा उस तरफ है तो फिंगर्स मैंने चारों उस तरफ खोल दी, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड। इनवर्ड के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं। यही सेम मैनर में पॉइंट पी मेरा इधर होता तो करंट आप देख रहे हैं जा रहा है ऊपर, पॉइंट पी हमारा इस तरफ है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी, और आउटवर्ड के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं डॉट से। तो डॉट और क्रॉस ये एक सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। क्रॉस मतलब बता देता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और डॉट बता देता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो आप लोगों को अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एज वेल एज डायरेक्शंस के लिए हम क्या रूल यूज करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो इसका मेन टॉपिक है। देखिए, मैग्नेटिज्म को हम बेसिकली दो लॉ पर हम मेनली पढ़ते हैं। एक हमारा बायो-सेवर्ट लॉ होता है और एक एम्पीयर-सर्किटल लॉ होता है। पूरी आज की जो हमारी वीडियो है बायो-सेवर्ट लॉ पे बेस्ड है और इन्हीं के एप्लीकेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, हम लोग एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं बायो-सेवर्ट लॉ की, और अभी हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट साइज। एक हम फाइनाइट साइज का वायर लेंगे और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो चलते हैं, इस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। क्योंकि हम फाइनाइट स्ट्रेट वायर ले रहे हैं इसलिए डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो आप देखें, ये मैंने एक वायर ले लिया है, ठीक है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P मान लिया, और ये पॉइंट P इससे R डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर मैंने मान लिया है? पॉइंट P R डिस्टेंस दूर मान लिया। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमने वायर माना है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं वो हमने इसके परपेंडिकुलर माना है R डिस्टेंस दूर। अब P पॉइंट के ये हमने वायर मान रखा था AB। अब हम यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ यूज करेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ अगर हम जाएं तो बायो-सेवर्ट लॉ हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए निकालते हैं पहले, और अगर हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो टोटल का निकालने के लिए हम इंटीग्रेट भी कर लेंगे। तो चलें फिर देखते हैं इसको आगे। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लिया है यहाँ पर EF, ठीक है, और इसकी लेंथ मैंने मान ली है DL। अगर मैं इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो टोटल का निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो मान लेते हैं ये जो F पॉइंट है P पॉइंट से X डिस्टेंस दूर है, और ये जो EF पॉइंट है ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, EP और FP दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगी, बिकॉज लेंथ एलिमेंट स्मॉल माना है तो ये लेंथ स्मॉल ही होंगी, इसलिए आपस में क्या होगी? बराबर। अच्छा, ये एंगल मैंने मान लिया है फाई, और ये एंगल स्मॉल एंगल मैंने D फाई मान लिया है, क्योंकि लेंथ एलिमेंट क्या है? स्मॉल है। तो आप इसको अगर देखें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ यूज करेंगे, तो यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा। थीटा की अगर बात करें तो थीटा आपको देखें कितना दिखाई दे रहा है? आप एंगल थीटा लेंगे या D फाई लेंगे? हम लोग ने पढ़ा था कि जो एंगल होता है वो लेंथ एलिमेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल होता है। ये लेंथ एलिमेंट है और ये रेडियस वेक्टर है, तो एंगल इनके बीच में कितना हो गया? थीटा। इसलिए यहाँ पर हम थीटा लेंगे, और इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो EP हो जाएगी। मैंने बोला EP FP के बराबर है, तो डिस्टेंस x स्क्वायर हो गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अभी इस डेरिवेशन को करने में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें लेंथ एलिमेंट्स की दी नहीं है, तो हम लोग लेंथ को यहाँ रिप्लेस करना चाहेंगे। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर F से मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दे रहा हूँ परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर को मैंने G नाम दे दिया। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और ट्राइंगल EFG को देखें, तो EFG से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर FG अपॉन हाइपोटेनस DL हो जाएगा। तो यहाँ से FG की वैल्यू हो गई DL साइन थीटा। सेम मैनर में अगर हम ट्राइंगल, ये पॉइंट P माना था, PFG को देखें, इन ट्राइंगल PFG, तो यहाँ से टैन थीटा नहीं साइन थीटा ही निकालेंगे हम लोग। साइन, ये एंगल बन रहा है स्मॉल एंगल D फाई, साइन D फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर FG अपॉन हाइपोटेनस X हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि लेंथ एलिमेंट स्मॉल है, तो ये एंगल D फाई भी क्या होगा? स्मॉल। तो जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन 0 डिग्री जैसे 0 के बराबर हो जाता है, वैसे साइन D फाई को हम D फाई के बराबर ले लेंगे, और FG की वैल्यू अभी हमने निकाली है DL साइन थीटा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं DL साइन थीटा अपॉन X, और यहाँ से अगर हम DL साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी X D फाई। अब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं,
तो रखते हैं देन इन 1 में रखने पर dB इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा को मैंने लिख लिया x d फाई अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, तो फॉर्मूला आ गया dB का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय एक्स। एक्स की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो इस ट्राइंगल से x की वैल्यू को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को o मान लेते हैं। अगर x की वैल्यू रखें cos के टर्म में तो cos फाई का फॉर्मूला हो जाएगा बेस r अपॉन हाइपोटेनस x। तो x की वैल्यू हो जाएगी r बाय cos फाई। मैं यहाँ रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो x की वैल्यू में यहाँ पर रख लेते हैं r बाय cos फाई घूम के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया d फाई। ये हो गई हमारी मेन इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें इस इक्वेशन नंबर 3 को, डी फाई मतलब एंगल स्मॉल है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, स्मॉल है। तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद ये जो हमने पर्टिकुलर लिखा है इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, अब डेरिवेशन आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, हमें पूरे ए बी एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, और अगर आप देखें तो ये ए पॉइंट इस पॉइंट पी पर कुछ एंगल बना रहा है। इस पूरे एंगल को मैंने मान लिया है फाई 2, और ये जो पॉइंट बी है ये भी कुछ एंगल बना रहा है, इस पूरे एंगल को मैंने मान लिया है फाई 1। तो अगर आप देखें हमें पी से इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर हम कितना जाना है फाई 2 और नीचे कितना जाना है फाई 1 जाना है। क्योंकि हम एंगल फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन की जो हमारी लिमिट चलेगी वो फाई 1 से फाई 2 चलेगी। तो चले इंटीग्रेट करके हम लोग देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम दोबारा भी ऊपर लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हम टोटल निकालने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे डीबी का, इंटीग्रेशन डीबी, डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आपने निकाली है आई बाय आर कॉस फाई डी फाई। जो कांस्टेंट से बाहर कर देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट बाहर, आई बाय आर कांस्टेंट बाहर, कॉस फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा। किसका, प्लस का या माइनस का आएगा, जल्दी सोच लें। लिमिट अभी हमें यहाँ पे रखनी है। देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, सिंपल। तो साइन थीटा हमारा आंसर आ गया। लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट हमारी चलनी है फाई 1 से फाई 2। देखिए आप लिमिट में लिख रहा हूँ फाई 1 से फाई 2, लेकिन एक चीज ध्यान दें, मैं फाई 1 नहीं ले रहा हूँ, मैं माइनस फाई 1 ले रहा हूँ। माइनस फाई 1 लेने का सेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब हम ओरिजिन पे पॉइंट पी से देख रहे हैं तो फाई 2 हमारा पॉजिटिव साइड पर है और जो फाई 1 है हमारा वो नेगेटिव साइड पे, इसलिए हम फाई 1 को किस में ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे कि कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। फाई 1 और फाई 2 हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पहले से कांस्टेंट था, आई बाय आर भी कांस्टेंट था, लिमिट हम रख देते हैं। तो अपर लिमिट हो गई साइन फाई 2 माइनस लोअर लिमिट हो गई साइन माइनस फाई 1 हो गई। और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग इसके कुछ स्पेशल केसेस भी कर लेते हैं। जल्दी से स्क्रीन पॉज कर लें। ठीक है, इसमें एक्चुअल में दो स्पेशल केसेस बनते हैं। आप देखें तो हमने जो वायर मान रखा है वो फाइनाइट साइज है। अच्छा, ये भी कुछ लोग कह सकते हैं सर मान लिए इन्फिनाइट वायर होता या मान लिए सेमी इन्फिनाइट वायर होता, एक पॉइंट इन्फिनिटी पे एक पॉइंट सामने, तो इसके लिए क्या मॉडिफिकेशन आ जाता है। तो हम यहाँ पर इसको दो केसेस बना देते हैं और यही फॉर्मूला हम लोग बार बार उन केसेस में अप्लाई करेंगे। जैसे मैं केस 1 ले रहा हूँ, अगर वायर कैसा है, इन्फिनाइट वायर है, तो आप देखें अगर वायर इन्फिनाइट है, ये पॉइंट पी हमारा इधर सामने है, आर डिस्टेंस दूर, इन्फिनिटी पे है ये वाला पॉइंट और नीचे वाला भी पॉइंट इन्फिनिटी पे है। अब देखो अगर ये पॉइंट आपके सामने होता तो कुछ एंगल फाई 1 फाई 2 कुछ बन रहा होता, लेकिन ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो एंगल बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सेम मैनर में नीचे वाला भी एंगल फाई 1 बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन्फिनाइट वायर के केस में फाई 1 और फाई 2 दोनों ही हमारे होंगे 90 डिग्री। तो अगर हम बी के फॉर्मूले में रखें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन फाई 1 90 हो गया तो साइन 91 हो गया, साइन फाई 2 भी 90 हो गया, वो भी 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 कैंसिल कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर हो जाएगा। ये हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद कर सकते हैं किस वायर के लिए, इन्फिनाइट वायर के लिए। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीन पॉज करके आप जल्दी से नोट कर सकते हैं।
दूसरा जो हमारा केस बनेगा वो सेमी इन्फिनाइट वायर का बनेगा। तो हम सेमी इन्फिनाइट वायर की बात करते हैं फॉर सेमी इन्फिनाइट वायर। देखिए अगर मैं सेमी इन्फिनाइट वायर का डायग्राम बनाऊं तो पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है कि आप एक पॉइंट को तो जस्ट सामने हो, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो फाई 2 तो बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट जो ये लोअर वाला पॉइंट है ये नीचे नहीं है, अभी ये लोअर वाला पॉइंट जस्ट सामने, तो एंगल फाई 1 कम होते होते कितना कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में अगर हम यहाँ वैल्यू रखें सेमी इन्फिनाइट के केस में, तो फाई 1 हम 0 डिग्री रखेंगे और फाई 2 90 रखेंगे, तो रखने पर ये बन जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 sin 90। तो फॉर्मूला हमारा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई I/r आ जाएगा। ये मेरा भी कहना है, आप इसके लिए बहुत एक सिंपल सी ट्रिक भी बना सकते हो कि जैसे इन्फिनाइट वायर का हमारा फॉर्मूला आ रहा था μ0/2 पाई I/r, तो सेमी इन्फिनाइट उसका जस्ट हाफ पोर्शन हुआ, तो μ0/2 पाई I/r का हाफ करेंगे यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप इस तरीके से रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला आप कब तक रटोगे, आप इस तरीके से कंसेप्ट को हमेशा अपने माइंड में रख सकते हो। तो अभी हम लोग ने पढ़ा एक फाइनाइट वायर, स्ट्रेट फाइनाइट वायर, ठीक है, जिसमें करंट दौड़ रहा है, और उसके दो हमने केसेस भी पढ़ लिए, एक फाइनाइट वायर का और एक इन्फिनाइट वायर का और एक सेमी इन्फिनाइट वायर का। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सर्कुलर कॉइल की, पहले एक्सिस पर निकालेंगे फिर हम सेंटर पे निकालेंगे। तो अभी हमें एक सर्कुलर कॉइल को अजम्पशन लेना है, तो चलिए फिर एक सर्कुलर कॉइल हम लोग बना लेते हैं। तो ये मैं एक सर्कुलर कॉइल ले रहा हूं। अच्छा, सर्कुलर कॉइल जो है इट इज जस्ट लाइक रिंग, तो रिंग की तरह हम उसको देख रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, तब रिंग की तरह में दिखाई देगा वो। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम इसको रिंग की तरह देखेंगे। सर्कुलर कॉइल के पहले हम इसके रिंग की तरह इसको देख रहे हैं, सर्कुलर कॉइल आप कह सकते हो या इसको रिंग भी फॉर्म में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट मान लिया है O, ये हमारा सर्कुलर रिंग का सेंटर है। मान लेते हैं इस वायर में जो करंट दौड़ रहा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है करंट, ये हमने जो डायरेक्शन मानी है वो क्या मानी है, एंटी क्लॉकवाइज मानी है, ठीक है ना। इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस मैंने r मान ली है। अभी हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं इसकी एक्सिस पर निकालेंगे। जैसे आप ये अज्यूम करो कि सर्कुलर रिंग इस बोर्ड पे, तो हम इसके एक्सिस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकाल रहे हैं। अब मैं 3 डायमेंशनल डायग्राम तो इस तरीके से दिखा नहीं पाऊंगा, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये हमने पॉइंट P मान लिया है जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, और पॉइंट P कितना डिस्टेंस दूर है, x डिस्टेंस दूर है। अच्छा, जो भी हम अभी एप्लीकेशंस कर रहे हैं वो बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस है, तो उन एप्लीकेशंस को करने के लिए हमें सबसे पहले स्मॉल लेंथ एलिमेंट मानना पड़ेगा। मान लिया मैंने ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, ठीक है। तो चलिए बायो-सेवर्ट लॉ लगाते हैं। फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई I dl साइन थीटा। अच्छा, थीटा की बात करें तो थीटा होता है लेंथ एलिमेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल। पहले रेडियस वेक्टर को देखते हैं कहाँ पर है। पॉइंट P हमारा यहाँ है, लेंथ एलिमेंट यहाँ है, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये बनेगा रेडियस वेक्टर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर रेडियस हम a मान लेते हैं और ये रेडियस वेक्टर मैं r माने ले रहा हूँ। तो अब अगर आप देखें इस पॉइंट P से जो रेडियस वेक्टर बन रहा है वो लेंथ एलिमेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और डिस्टेंस ना हमारी इस लेंथ एलिमेंट से a है ना x है, डिस्टेंस कितनी है, r है, तो अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। साइन 90 सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई μ0/4 पाई I dl बाय r स्क्वायर। अच्छा, अभी जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, बच रहा है डायरेक्शन, तो चलें डायरेक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो ये हमारा लेंथ एलिमेंट है जिसमें करंट दौड़ रहा है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल रहे हैं पॉइंट P पर। अभी आपको पता है कि लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बनेगी, इसको मैंने dB मान लिया। अब अगर मैं ये एंगल फाई मान लूँ और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये लाइन मैंने इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, तो ये अगर फाई है तो ये 90 माइनस फाई होगा, और ये पूरा 90 डिग्री था, ये 90 माइनस फाई है, तो ये कितना बचेगा, फाई बचेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा
जो इसके परपेंडिकुलर है फाई के अलॉन्ग, वो बन जाएगा dv cos फाई, और एक ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा dv sin फाई। सेम मैनर में जैसे लेंथ एलिमेंट हमने ऊपर माना है वैसे ही लेंथ एलिमेंट हम नीचे भी मान सकते हैं। इस पर भी ये पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड dB का ये वाला कंपोनेंट dB cos फाई आ जाएगा सिमिलरली, और ये वाला कंपोनेंट dB sin फाई आ जाएगा। अब आप डायग्राम में जैसा कि देख रहे हैं कि dB cos फाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो सब बचेगा हमारा dB sin फाई। यानी अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हम किसको इंटीग्रेट कर लेंगे, dB sin फाई को इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए वैल्यूज को रख देते हैं, dB की वैल्यू हम थोड़ी देर पहले निकाल चुके थे, ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच इज μ0/4 I dl by r स्क्वायर। अच्छा साइन फाई की वैल्यू मैं इस ट्रायंगल से रख दे रहा हूँ, एंड साइन फाई यहाँ से क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर a अपॉन हाइपोटेनस r, तो a बाय r आ जाएगा। कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल देते हैं, μ0 बाहर, 4 बाहर, I बाय r स्क्वायर इंटू r, आप देख रहे हैं r क्यूब हो जाएगा, और a भी बाहर। अच्छा फिर जो इंटीग्रेशन के इनसाइड बचेगा वो लेंथ एलिमेंट बचेगा, और लेंथ एलिमेंट हमने इतना माना है। टोटल लेंथ की बात करेंगे तो वो इस पूरे की सरकमफ्रेंस हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस हमने सर्कुलर कॉइल की a मानी है, तो 2 पाई a हो जाएगा। अब आप देखें ये हो गया 2 पाई 2 ज़ा, फॉर्मूला हो गया μ0 I a स्क्वायर अपॉन 2 बाय r क्यूब हो जाएगा। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई। क्लियर है? थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं। अगर आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ से आप कह सकते हो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा, यानी r जो हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहीं पर हम r क्यूब लिख लेंगे तो 3/2 हो जाएगा सिंपल, तो मैं वहाँ पर रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो फॉर्मूला आ गया μ0 अपॉन 2 I a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड आई हमारी सर्किल के या रिंग के, कह सकते हैं आप, एक्सिस पर आ गई। ठीक है ना? सेम मैनर में अगर आप कहोगे सर इसी से आप मुझे सेंटर भी बता दिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अच्छा अभी आप देख रहे हैं ये जो x पॉइंट है हमने यहाँ बाहर माना था, अगर हम सेंटर पे आएंगे तो x हमारा कम होते होते कितना हो जाएगा, 0। तो सिंपल इस फॉर्मूले में x की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो एट सेंटर पे x की वैल्यू हो जाएगी 0 आप रख देंगे, फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, आ जाएगा μ0 अपॉन 2 I, ऊपर a स्क्वायर आएगा, नीचे a क्यूब आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर कट जाएंगे, a क्यूब आएगा, तो नीचे एक a बचेगा, तो फॉर्मूला आ गया μ0 अपॉन 2 I बाय a। तो हम जब भी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक्सेस पे निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। जल्दी से आप इसको देख लें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन पे। अच्छा थर्ड एप्लीकेशन बढ़ने से पहले कुछ चीजें हम एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं कि जैसे हमने अभी देखा कि सर्कुलर कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 अपॉन 2 I बाय a, ये फॉर्मूला होता है सर्कुलर कॉइल का। सेम मैनर में अब आप कहें कि सर मान लीजिए सर्कुलर कॉइल ना हो, सेमी सर्कुलर कॉइल हो, तो आपको बस क्या करना है, ये सर्किल का इतना है तो सेमी सर्किल का हाफ पार्ट है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, μ0 अपॉन 4 I बाय। फिर कहता है सर सेमी सर्किल नहीं है, क्वाड्रेंट है, अगर क्वाड्रेंट होगा तो क्वाड्रेंट के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेमी सर्कुलर का हाफ, तो μ0 अपॉन 8 I बाय हो जाएगा। फिर कोई कहता है सर क्वाड्रेंट नहीं है, सेमी क्वाड्रेंट है, तो μ0 अपॉन 16 हो जाएगा। तो इस सेम मैनर में अगर आप एक सर्किल का फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बाकी आप उसको रिलेट करके फॉर्मूले बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें जो हमने हेडिंग कर रखी है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अच्छा सर्किल में वी आर सर्टेन कि जो एंगल सेंटर पे बन रहा है वो 360 बन रहा है, सेमी सर्किल में वी आर अगेन सर्टेन कि एंगल सेंटर पे 180 डिग्री बन रहा है, लेकिन सर्कुलर आर्क की हम बात कर रहे हैं तो ये आर्क कुछ भी एंगल बना सकता है। उस केस में आप कहो कि सर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तब कैसे निकालेंगे। अच्छा कई मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यूनिटरी मेथड से भी उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, वही बेस्ट है, बढ़िया तरीका है, लेकिन मैं कब तक यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ एक मतलब एक बेसिक बहुत सिंपल सी चीज़ चाहिए जिससे मेरा न्यूमेरिकल जल्दी से हो जाए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला देख रहे हैं। मान लेते हैं ये लेंथ, ये एक वायर है AB जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये वायर AB जो एंगल बना रहा है वो यहाँ सेंटर पे एंगल अल्फा बना रहा है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे इसकी, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेंट है या सेमी क्वाड्रेंट है या सेमी सर्किल है या सर्किल है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। अच्छा देखो आज हमारी जो क्लास डेडिकेटेड है वो बायो-सैवर्ट लॉ पे डेडिकेटेड है, तो कोई भी जो आर्टिकल हम कर रहे हैं बायो-सैवर्ट लॉ से दूर नहीं होगा,
तो सेम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, B इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। dl होती है हमारी लेंथ। लेंथ हम इस पूरे A से B वायर के लेंगे तो हम उस लेंथ को AB कर ले रहे हैं। साइन थीटा, मैंने बताया थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड लेंथ एलिमेंट होता है। तो ये हमारा लेंथ एलिमेंट है और ये हमारा रेडियस वेक्टर है, इसको हम r मान लेते हैं। आप देखिए रेडियस वेक्टर और ये लेंथ एलिमेंट आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। किसी भी पॉइंट पे चेक करें, कोई कहे सर मुझे यहाँ पे निकालना है, यहाँ पर भी आप देख लो 90 डिग्री बनेगा, बिकॉज ये सर्किल के सेंटर से क्या ड्रॉ हो रहा है, नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, और टैंजेंट पे कहीं पर भी आप टैंजेंट बनाओगे उसके परपेंडिकुलर होगा, इसलिए थीटा क्या होगा 90 डिग्री अपॉन रेडियस क्या होगी r होगी, r स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। अच्छा अभी मुझे लेंथ ए बी की रखनी है, ए बी मतलब आर की रखनी है, और हमको पता है कि एंगल का फॉर्मूला होता है आर अपॉन रेडियस। तो यहाँ से अगर मैं ए बी की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर तो वो हो जाएगी आर अल्फा। अब आप देखें एक आर से एक आर कैंसिल हो गया है, फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू अल्फा हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब मान लिया आप इस पे क्वेश्चन देते हैं, कहते सर मान लीजिए यही सेम फॉर्मूला मैं सेमी सर्कुलर में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सेमी सर्कुलर वायर, मान लो एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसकी रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, अच्छा सेमी सर्कल जो होगा वो सेंटर पे एंगल जो सबटेंड करेगा 180 डिग्री सबटेंड करेगा। हम इसी फॉर्मूले में रखते हैं, देखते हैं जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू अल्फा। अल्फा हम रखेंगे 180 डिग्री, लेकिन नहीं हम इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो 180 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, 180 से 180 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, फॉर्मूला आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाय आर। तो आप चाहे सेमी सर्किल का आधा करके सेमी सर्किल का फॉर्मूला बना लो पीछे से, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों तरीके से आंसर क्या आने आपके सेम ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अब तो टॉपिक हमने देखिए बायो-सेवर्ट लॉ हमारा मेन टॉपिक हमारा खत्म हुआ है। बायो-सेवर्ट लॉ की यही 3 एप्लीकेशंस होती हैं, और भी एप्लीकेशंस आपको कुछ ऐसी लगती हैं तो आप मुझे सजेशन में बता सकते हो, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, हम लोग उसको पॉजिटिवली देखकर नई वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। अभी हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल, समझते हैं बायो-सेवर्ट लॉ पे बेस्ड। तो कुछ न्यूमेरिकल हम बहुत बेसिक वाले देख लेते हैं, क्योंकि आज क्लास ही हमारी बेसिक्स वाली है, इसलिए न्यूमेरिकल कुछ हम देख लेते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं ये 1 एम्प, ये एक वायर है, इसमें 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, एक वायर है जिसमें 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। मान लेते हैं इन दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर की है, और अभी जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पर निकालनी है, जो कि इसके मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर। अब अगर आप देखें यहाँ पर 2 वायर है, दोनों वायर की अपनी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर लगाएंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 वायर हैं, ये पहला वायर, ये दूसरा वायर। पहले वायर की यहाँ से डिस्टेंस 1 मीटर होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है, ये भी डिस्टेंस दूसरे वायर की 1 मीटर पे होगी। अगर मैं पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट। अच्छा आपको देखने में कुछ लोग को ये वायर फाइनाइट लग रहा होगा, जबकि फाइनाइट नहीं है, एक्चुअल में वायर कहाँ से करंट आ रहा है ये भी नहीं पता और किधर जा रहा है ये भी नहीं पता है, तो इसको हम एक इनफिनाइट वायर की तरह अज्यूम करेंगे। तो इनफिनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है इनफिनाइट वायर का, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर होता है। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा इनफिनाइट वायर है, ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 म्यू नॉट की वैल्यू अपॉन 2 पाई। पहले वाले वायर में करंट दौड़ रहा है 1, इसके डिस्टेंस क्या है r विच इज 1 मीटर। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड का निकाला है मैग्नीट्यूड। अब आप लोग बोलोगे सर कुछ चीज की कमी है, क्या कमी है, डायरेक्शन की कमी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए वही अपना हम मेन रूल यूज करेंगे, कौन सा, राइट हैंड पाम रूल। सिंपल, आप देखिए करंट जा रहा है फॉरवर्ड, पॉइंट P हमारा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनवर्ड होगी। तो इनवर्ड के लिए हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में प्रेफरेबल ये है कि आप क्रॉस ना लिखकर क्या लिखो, डायरेक्टेड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, आप ऐसे लिखो तो ज्यादा बढ़िया लगेगा देखने में। अब B2 की बात करें, B2 भी सेम इनफिनाइट वायर है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2 पाई, और सेकंड वाले वायर में करंट 2 है लेकिन उसकी भी पॉइंट B से डिस्टेंस क्या है 1। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 पाई 2 जा, यानी आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए हम लोग लगाने वाले हैं राइट हैंड पाम रूल। आप लोग बनाकर पहले खुद करके देख ले, फिर मैं बताता हूँ। चेक करें जल्दी से, इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। ठीक है, फ्रीज कर लिए, चेक करते हैं। ये देख रहे हैं वायर में करंट जा रहा है अपवर्ड,
पॉइंट पी हमारा उधर है, फिंगर्स मैंने उस तरफ खोल दी, पाम बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए हम लोग डिनोट करते हैं डॉट से। अब आप देखें, मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट निकालने के लिए हमने देखा कि B1 क्रॉस है, B2 डॉट है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑपोजिट है। फॉर सपोज दोनों ही क्रॉस में होते हैं, फॉर सपोज इस डायग्राम में ऐसा नहीं है, मैं मान रहा हूं कि अगर दोनों ही क्रॉस होते तो सिंपल आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों डॉट होते हैं तो भी हम ऐड कर देते हैं, लेकिन एक क्रॉस एक डॉट है तो माइनस करेंगे। तो हम अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर हाँ माइनस तो करना है, लेकिन B1 माइनस B2 करेंगे या B2 माइनस B1 करेंगे, तो बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है, B2, तो सिंपली आप B2 माइनस B1 कर दिए, और आप जैसे ही माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये हमारी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। अब कुछ लोग कहेंगे सर अभी भी तो किसी चीज की कमी है, वो कमी क्या है, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन अगर आप देखें, क्योंकि आपने B2 को बड़ा माना है, इसलिए B2 जो डायरेक्शन पकड़ रहा है वही डायरेक्शन ये भी ले लेगा, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डॉट। लेकिन हम बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे कि डायरेक्टेड आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरीके के क्वेश्चन और आप करके देखना। मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर ले रहे हैं, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 मीटर है, और मान लेते हैं इसमें करंट 1 एम्पीयर दौड़ रहा है। हमने करंट की जो डायरेक्शन मानी है वो क्या मानी है, क्लॉकवाइज मानी है, ABCD, ये मैंने कॉर्नर्स मान लिए हैं। हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ पॉइंट O पर। आप लोग जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और करके देखो कि कैसे न्यूमेरिकल हो सकता है, फिर हम करके देखते हैं और इसको टैली करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने मुझे लग रहा है करके देख लिया होगा, चले हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो कई लोग इसको देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, वो कहेंगे सर ये पूरा एक स्क्वायर वायर है, ऐसा तो कोई वायर के लिए हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी नहीं है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कोई मिलता है तो आप उस पर्टिकुलर डायग्राम को ब्रेक करो, ठीक है ना, इसको ब्रेक करो। तो मुझे ब्रेक करने पर मुझे एक AD वायर दिखाई दे रहा है, एक AB, एक BC और एक CD वायर दिखाई दे रहा है, तो मुझे 4 वायर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये वायर जो है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, देखो ना ही ये फाइनाइट है ना ही ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट साइज के हैं, ठीक है ना, सॉरी ना ही ये इनफाइनाइट है ना ही ये सेमी इनफाइनाइट, ये फाइनाइट साइज के वायर है। तो फाइनाइट साइज के क्यों है, क्योंकि लेंथ इनकी 2 मीटर गिवन है, इसलिए इसको हम फाइनाइट साइज वायर की तरह ट्रीट करेंगे। और फाइनाइट साइज ऑफ वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग लिखें यहाँ पर B = μ0/4π I/r sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है ना। तो हमें एंगल भी लेना पड़ेगा। अब देखें, अच्छा अगर हम r की बात करें तो r जो हमारा है वो ये डिस्टेंस होगी, पॉइंट O यहाँ पर है ना, तो ये डिस्टेंस देखें। अच्छा ये स्क्वायर है, ये 2 है, तो ये कितना होगा, 1 मीटर होगा। एंगल जो φ1 हुआ वो यहाँ से नीचे की तरफ हुआ, और एंगल φ2 यहाँ से ऊपर की तरफ एक हुआ। तो तुम लोग को पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो मैं पहले वायर AD की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। ये एंगल यहाँ पे मैं 45 डिग्री रख दूंगा, यहाँ पर मैं 45 डिग्री रख दूंगा। चलो डेटा पुट करते हैं। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷/4π, करंट दौड़ रहा है 1, डिस्टेंस है 1, sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, ये आ जाएगा 2/√2, 4π कैंसिल हो गया, तो 2/√2 को हम √2 लिख सकते हैं, तो √2 × 10⁻⁷ टेस्ला। अच्छा, अब AD की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो करंट AD में जा रहा है अपवर्ड, पॉइंट O इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। इनवर्ड के लिए मैंने क्रॉस बना दिया। सेम मैनर में जैसे मैंने AD की निकाली वैसे आप AB की निकालोगे, वैसे BC की, वैसे CD की। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में ध्यान दो तो जो AB हैं, AD हैं, BC हैं, CD हैं, ये चारों वायर में करंट भी सेम दौड़ रहा है और चारों वायर की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड तो सेम आनी है। तो एक काम करते हैं, सबकी डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं कि सबकी डायरेक्शन सेम है या नहीं है। तो इस CD की बात करें तो देखिए करंट इसमें इधर जा रहा है, पॉइंट O ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। इसमें बात करें करंट नीचे जा रहा है, पॉइंट O इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ऊपर वाले में AB में बात करें, करंट आप AB में भी देखें ऊपर जा रहा है, पॉइंट O उसके लिए नीचे है, वो भी इनवर्ड। तो चारों की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो हम चारों की बार बार निकालेंगे थोड़ी ना, हम क्या करेंगे, सिंपल नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ B, क्योंकि हम ये चीज एग्जाम में हम लिख देंगे कि बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल दीज वायर्स आर सेम,
एंड देयर डायरेक्शंस इज आल्सो सेम, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड भी 4 टाइम्स ऑफ b, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4√2 × 10⁻⁷ टेस्ला। और साथ ही साथ डायरेक्शन को ना लगाना भूलें, डायरेक्शन जरूर अपने आंसर में रिप्रेजेंट करें। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि एक्चुअल में बायो-सैवर्ट लॉ है क्या और बायो-सैवर्ट लॉ की क्या एप्लीकेशंस हैं और इन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उन चीज़ों की नई वीडियोज़ आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और एज वेल एज हमारी ऐप है प्राइम एकेडमिक्स के नेम से, वो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम लोग नया कंटेंट रोज़ अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।